घर को आग लग गई घर के ही चिराग से, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत में मैंने ये जो दो कहावतें आपके सामने रखी हैं, आपको सुनाई है। ये कहावतें आपने निश्चित रूप से कई बार सुनी होगी, और आज शुरुआत में ही इस पूरी की पूरी वीडियो की शुरुआत में इन दोनों कहावतों को सुनाने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये है कि दरअसल हमारे देश के भीतर वर्तमान हालातों में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा फिट बैठती हैं ये दोनों कहावतें। आज के दौर में ये बड़ी प्रासंगिक हैं। वैसे तो दोस्तों इन दोनों कहावतों की बड़ी एक विशेषता है कि ये हर दौर में काफी ज्यादा प्रासंगिक रहती हैं, चाहे अतीत हो, चाहे वर्तमान हो, या भविष्य में भी ये प्रासंगिक ही बैठेंगी। लेकिन अगर हम अतीत की बातें करते हैं या अतीत के पन्नों को खोलने की बात करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि उससे हमें ज्यादा लाभ नहीं होता है, सिर्फ हमें उससे सबक मिलता है। और जो व्यक्ति उससे सबक ले लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो सबक नहीं ले पाता है वो पछताता है। अब दोस्तों मैं वर्तमान की ओर जरूर बात करूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, क्योंकि वर्तमान में जब हम जिस तरीके से हम परिस्थितियों के सामने आने के बाद हम जिस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, वही हमारा ये निर्धारित करता है कि आखिर हमारा भविष्य किस प्रकार से होगा। भविष्य सुनहरा होगा या भविष्य में कालिख पोत दी जाएगी। मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो का जो विषय है वो किसी एक विषय पर आधारित नहीं है। कोई पर्टिकुलर विषय पर आज मैं डिस्कशन आपके सामने नहीं करूंगा। आज मैं आपके सामने किसी एक विशेष विषय को लेकर संवाद नहीं करूंगा, बल्कि हमारे पिछले कुछ दिनों में या एक लंबे वक्त से जो आसपास की चीजों में, आसपास के वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है, उसको लेकर आज मैं आपके साथ एक संवाद स्थापित करने जा रहा हूं दोस्तों। यानी पर्टिकुलर किसी विषय पर नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन के आधार पर अलग अलग जो क्षेत्र है हमारे देश के, अलग अलग जो मुद्दे हैं, उसको लेकर आज मैं आपके सामने एक संवाद स्थापित करने का प्रयास करूंगा। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है दोस्तों, हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और मैं ये जानना चाहूंगा दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा इच्छुक हूं कि आप इन बातों पर क्या सोचते हैं। क्या आप सहमत हैं या आप इससे असहमत हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज बात करूंगा दोस्तों कि आपने अक्सर ये चीज देखी होगी दोस्तों कि सरकार कहती है कि भाई आप तमाम दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोविड को लेकर मैं बात कर रहा हूं, और आप हर शहर में, हर गांव में चले जाएंगे, हर जगह आपको वो पोस्टर्स चस्पा दिखेंगे जहां पर मोदी जी की फोटो होगी और फिर उसके नीचे या तो मुख्यमंत्री की फोटो होगी या फिर कुछ कार्टून बने होंगे, और उसमें ऊपर लिखा होगा कि कोविड से बचने के आपके पास यही नियम हैं, इन तीनों नियमों का आप पालन कीजिए, हाथ धोइए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। फिर आप जब कॉल करते हैं किसी को, तो कॉल में भी आता है, आपको ये सुनने को मिलता है कि कोविड अभी गया नहीं है, आप वैक्सीनेट हो जाइए, आप तमाम चीजों का पालन कीजिए। तो सवाल यहां पर यह है, सीधा सवाल है, पॉइंट टू पॉइंट सरकार से, कि आप मुझे ये बता दीजिए, और ये मैं सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं पूछ रहा हूं, हालांकि इस महामारी के दौर में केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन तमाम राज्य की सरकारों से भी, और हर उस पब्लिक अथॉरिटी से पूछना चाहूंगा जिसकी जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि क्या अगर आपने मास्क लगा लिया है तो फिर आपको यह अनुमति मिल जाती है, आपके पास ये लाइसेंस है, आपके पास ये सेफ्टी गार्ड है कि आप भीड़ जुटा लें? सवाल सिर्फ सीधा है, आप मेरे को बताइए दोस्तों। आपसे मैं सीधा पूछना चाहता हूं, जब हमें ये सीधे तौर पर ये बताया जाता है और सरकार के मंत्रालय जो है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री हो या फिर जो अलग अलग ICMR हो या और भी जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, वो आके टीवी पर आते हैं, वो यूट्यूब पर आते हैं, वो अलग अलग माध्यमों से इस बात को कहते हैं कि आपको अभी भी पालन करते रहना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा पालन करना है, क्योंकि ये वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है और संक्रमण की चेन को तोड़ना है। ये बात हमें 1.5 साल पहले से पता है। लेकिन आज के दौर में आप देखिए ना, अगर मैं आपको एक हालिया घटनाक्रम बताऊं, ये अभी खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि राजस्थान में जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा, उनका जन्मदिन मनाने के लिए वहां पर सारी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर दिया गया, धज्जियां उड़ा दी गई। अब यहां पे विरोधाभास देखिए कि वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री का जन्मदिन इतना आवश्यक कैसे हो गया कि वहां पर भीड़ जुट गई और
वो मंजर देखने लायक था, क्योंकि ये सबसे बड़ी विडंबना है कि कोविड अभी गया नहीं है और हम जहां पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लड़ रहे हैं। ठीक है, आप अपना हर दिन उत्सव के तौर पर मनाइए कि आप आज जीवित हैं, लेकिन इतना बड़ा जमावड़ा करने की क्या आवश्यकता थी। चलिए, ये तो एक बात हो गई। अब आइए आप दूसरी जगह। इन दिनों आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के भीतर सियासी गतिविधियां तेज हो रही हैं। उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या देश का कोई अन्य राज्य हो, आप देखिए कि वहां पर बैठकें हो रही हैं चुनाव जीतने के लिए। दिल्ली में आप देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से उड़कर आती हैं, 3 दिन का उनका दौरा है। वहां पर वो प्रधानमंत्री से मिलती हैं, फिर विपक्षी नेताओं से मिलती हैं, तमाम वो चीजें अपनी कर रही हैं जो उनको करनी चाहिए, जो सियासत की दृष्टि से बड़ी अव्वल है, लेकिन नैतिकता के पैमाने पर सबसे निम्न स्थान रखती हैं। और ये सिर्फ ममता बनर्जी को ही नहीं कहना चाह रहा मैं तमाम हमारे देश के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे देश के केंद्रीय मिनिस्टर्स हैं, या तमाम जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं, जो भी अपने आप को जन सेवक कहते हैं। हालांकि जन सेवक कहते हैं लेकिन महंगी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े आलिशान बंगलों में रहते हैं, वो बातें अलग हैं। चलिए, उन पर आज बात नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम इन लोगों को यह समझना चाहिए कि आप इस देश के एक पब्लिक के फिगर हैं। आपको लोग देखते हैं, आपको जनता देखती है, आपसे प्रभावित होती है, आप जैसे एक्शंस करते हैं आपको फॉलो भी करती है, और फिर अगर आप उसे करते हैं तो अगर वो भी उसे करेंगे तो फिर आप पर जिम्मेदारी भी वो तय करते हैं, आप पर ब्लेम भी करते हैं कि आपने किया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, जो कि सही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर देश का अन्य नागरिक क्यों नहीं करे, क्यों देश का अन्य नागरिक जन्मदिन ना मनाए, और अगर वो मना ले तो फिर उस पर पुलिस का एक्शन हो जाता है, लेकिन आप पर कुछ नहीं होता। ये कैसा दोहरा चरित्र है, ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स है। और कानून तो देश के लिए, देशवासियों के लिए, प्रत्येक देशवासियों के लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको सीधे तौर पर वो एक मोटी लकीर जो कि अदृश्य है लेकिन है, वो आपको दिखाई देगी। अब लौटते हैं दोस्तों दूसरे विषय पर, और यह विषय है दरअसल एक प्रकार से एक बहुत बड़ी चोट है दोस्तों, आप इसको समझिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश के भीतर जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति क्या है, खस्ता हाल हो चुके हैं, जर्जर इमारतें हैं, वहां पर कोई पढ़ना तो छोड़िए, वहां पर कोई खड़ा रहना नहीं चाहेगा। 2 मिनट वहां पर कोई बिता दे बहुत बड़ी बात है, कोई बिताना नहीं चाहेगा जैसे वो जर्जर इमारतें हैं। और वहां पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे? सरकारी अधिकारी, मंत्री, विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि हो या सरकारी महकमे में काम करने वाला मुलाजिम हो, ये लोग अपने बच्चों को, भले ही ये सरकारी हैं, लेकिन ये अपने बच्चों को भेजते हैं बड़े बड़े निजी स्कूलों में, बड़े बड़े निजी विश्वविद्यालयों में, कई बार विदेशों में भी। बात यह नहीं है कि वो आप किसको भेजते हैं, कहां भेजते हैं, बात यह नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वो जो मोटी लकीर है जो सेपरेट करती है, उस पर फोकस करना चाहिए। क्यों गरीब का बच्चा ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल में टीचर्स की क्या आपने उसमें वहां पर उपलब्धता होती है, वो सब कोई जानता है। ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। और अभी पटना हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया है। पटना हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया कि आप हमें, इसी अगस्त में ये बात कही गई है कि आप हमें डेटा मुहैया कराइए, आप उन तमाम तथ्यों को, उन आंकड़ों को जुटाइए और हमें बताइए कि राज्य के भीतर कितने आईपीएस और कितने आईएएस अधिकारियों के, और साथ ही साथ जितने भी हैं, चाहे ग्रेड ए का हो चाहे ग्रेड बी का हो, जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, उनके बच्चे, कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब इसके बाद एक बिहार की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि यह सवाल पूरे देश का है कि आप सरकारी बनाते हैं लेकिन उसमें सरकार के ही लोग नहीं पढ़ते, सरकारी अधिकारियों के बच्चे नहीं उसमें पढ़ते, तो फिर इसका मतलब सीधे तौर पर यही हुआ ना कि उनकी फैसिलिटी अच्छी नहीं है, उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहां पर शिक्षा का स्तर है ही नहीं, ना गुणवत्ता है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं या फिर आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखते हैं। तो यह सवाल उठना जायज है। इसलिए आप ये सोचिए दोस्तों कि आप भी जिस राज्य में या जिस भी कोने से आज ये वीडियो को देख रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपके आसपास जितने भी ये लोग हैं, क्योंकि ये एक उदाहरण है, अगर एक सरकारी स्कूल में मंत्री का बेटा या बेटी पढ़ेगी या एक सरकारी स्कूल में आईएएस आईपीएस के बेटा या बेटी पढ़ेंगे, तो आप ये मानते हैं कि नहीं कि उस स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं होगी? निश्चित रूप से उस स्कूल में अगर उसकी जर्जर इमारत भी होगी ना,
तो भी वहां पर अगर ये लोग पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभालते हैं, बड़े बड़े जिनके डेजिग्नेशंस होते हैं, अगर ये लोग पढ़ाएंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे, इनकी संतानें पढ़ेंगी, तो फिर उनका विकास हो जाएगा। लेकिन ये चीजें नहीं होती हैं। अब आइए तीसरी जगह पे दोस्तों, तीसरा मुद्दा है वैक्सीन को लेकर। वैसे तो आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश के भीतर अभी जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है, बीते कुछ दिनों में वो बढ़ी है, लेकिन अभी भी वो बड़े जो इसकी असली पिक्चर है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटी है और बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। अभी तक जिन लोगों का टीकाकरण हो गया है, वैसे तो अगर कुल मिलाकर डोजेस की बात करें तो ये 40 करोड़ से ज्यादा हो गई है, लेकिन अगर आप ये देखें कि किन लोगों का या कितने प्रतिशत लोगों का फुल वैक्सीनेशन हुआ है, तो उसकी संख्या मैं आपको बता रहा हूं, प्रतिशत के अनुसार बता रहा हूं। ये 27 जुलाई तक का है, जो कि है 7.1%। यानी अभी 10% आबादी को भी हम 16 जनवरी से एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, यह अभियान शुरू हुआ था, अभी तक हम अपनी 10% आबादी को भी, 10% जनसंख्या को भी हम फुली वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं। और हमारे पास जो टारगेट है वो 130 करोड़ से ज्यादा का है। तो ये समस्या है। अब बात यह है कि यहां पर वैक्सीन को लेकर इतनी मारामारी है दोस्तों। मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं। मैं 3 दिन से वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहा हूं। एक दिन गया तो वहां पर वैक्सीन नहीं थी, दूसरे दिन गया तो इतनी भीड़ थी कि मेरे अंदर एक खौफ आ गया कि मैं यहां नहीं जाऊंगा वरना मुझे कोरोना हो सकता है, क्योंकि वहां पर नियमों का कोई पालन ही नहीं कर रहा है। इक्का दुक्का आपको लोग दिख जाएंगे जो मास्क लगाए हैं, वो भी मास्क यहां पर लगाए हैं। ये पूरा का पूरा इलाका इतना खाली है, गजब की परिस्थिति है। और फिर वहां पे क्या होता है दोस्तों, एक दिन मैं जब गया तो मैंने वहां पर 1 घंटे इंतजार किया और कुछ देर के बाद वहां पे ये बोर्ड लगा दिया जाता है कि अब वैक्सीन खत्म हो गई है। फिर वहां पे अब जाहिर सी बात है, जैसा देश के अन्य कोने में होता है, थोड़ा सा विरोध होता है, कोई अपने मन में कुछ ना कुछ बोलता है और निराश होकर, हताश होकर चला जाता है। कतारों में वो लंबे समय से खड़े रहते हैं, ना कोई सुविधा है ना कुछ है, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन है, ना कुछ, कोई हमारे देश के भीतर नागरिकों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। अब यहीं पर आप देखिए, अगर कोई मंत्री आ जाए, कोई विधायक आ जाए, कोई जनप्रतिनिधि आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, तो उसके लिए बिल्कुल साइड कर दिया जाएगा, पब्लिक को प्रोटोकॉल का पालन कर दिया जाएगा, गाड़ियां, ट्रैफिक सब रोक दिया जाएगा। आप लगा लीजिए टीका, आपको एसी वाले रूम में हम बैठाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे आपको, और इसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी और फिर उनकी वहां से रुखसती हो जाएगी। कभी आपने देखा किसी नेता को, किसी भी ऐसे अधिकारी को कि वो कतारों में खड़ा हो? क्यों आम जनता ही कतार में खड़ी हो? और वो भी उस देश में जो जनतंत्र है, जो लोकतंत्र है। ये राजतंत्र तो नहीं है, ये है विरोधाभास। वैक्सीन को लेकर भी बात यह है कि जैसे जैसे लगातार नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब वैक्सीनेट हो जाएं। ठीक है, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप अभियान चला रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको एक व्यवस्थित तौर पर तो कीजिए। आप अनावश्यक तौर पर भीड़ जुटाते हैं। क्यों नहीं हर सेंटर के बाहर इस बात की जानकारी हो जाती है कि आज इतने डोज हैं, इतने लोग आए, या अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो फिर उनको घर भेजा जाए और उनको एक डेट दे दी जाए कि आप कल आ जाइए, हम कल आपको लगवा देंगे। चलिए, ये तो बात हो गई। एक और बात पे दोस्तों मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, और वो दरअसल ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश के भीतर चुनाव के दौरान शमशानों और कब्रिस्तानों को लेकर बड़ा विवाद होता है। हम शमशान घाट बना देंगे, हम कब्रिस्तान बनवा देंगे, एक दूसरे पर आक्षेप लगाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी ये नेता किसी भी दल के हो, क्या ये कभी इस बात पर डिबेट करते हैं? क्या ये कभी इस बात पर युद्ध लड़ते हैं, वाक युद्ध, कि हमने कितने अस्पताल बनाए और उसमें कितने लोगों का इलाज हुआ? नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनको ये सूट करता है। और जनता जब तक ये नहीं समझेगी, एक बड़ा तबका ये नहीं समझेगा, तब तक इनको ये सूट करता रहेगा और ये सत्ता में जो सत्ता की मलाई है उसे खाते रहेंगे। अब आपने अक्सर एक चीज और देखी होगी दोस्तों कि हम ये जो मैंने बात की है तो शिक्षा को लेकर की, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर की, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप शिक्षा को भी देखिए तो उसमें आप देखिए कि लगातार समय समय पर जब कोई विवाद नहीं हो रहा होता है तो अक्सर ये विवाद खुल के आ जाता है कि कहीं पर ये बात कही गई कि हम इस चीज को इंक्लूड कर देंगे टेक्स्ट बुक्स में, या इस चीज को हम डिलीट कर देंगे वहां से टेक्स्ट बुक से। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन उससे पहले कम से कम आप स्कूलों का निर्माण तो कराइए, कम से कम आप सरकारी स्कूलों का निर्माण तो कराइए। आपने एक कक्ष बनाया नहीं, लेकिन आप उसके भीतर जो पुस्तकें देने वाले हैं उसके टेक्स्ट को आप एडिट और ओमिट करना चाह रहे हैं, या फिर उसमें कोई नई चीज ऐड करना चाह रहे हैं, अरे कीजिए। आप अपने इतिहास को लेकर हमें बहुत ज्यादा गौरवशाली इतिहास जो हमारा है उसको लेकर हमें गर्व करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को हमें पढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे भी बहुत जरूरी पहले है कि आप कम से कम वो जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तो आप मुहैया कराइए। लेकिन ये चुनाव का मुद्दा बन जाता है, फिर कंट्रोवर्सी होती है, फिर सब शांत हो जाते हैं।
एक चीज और है दोस्तों जो मेरे दिमाग में आ रही है। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि अभी जो कि लास्ट में इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सरकार की तरफ से ये जमा कराया गया, ये बात बताई गई कि दरअसल सिर्फ 645 कमोवेश मुझे याद आ रहा है इतना ही बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड के दौर में। यह आंकड़ा है मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2021 का। जबकि एनसीपीसीआर का जो डेटा है दोस्तों, वो डेटा बताता है कि 6000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं इस दौर में। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इतना बड़ा ये गैप कैसे हो सकता है, मतलब ये क्या हो रहा है। सरकार ने वो जो कहा है कि 10 लाख रुपए हम देंगे 23 वर्ष पूरे होने पर, और अलग अलग सरकारों ने जो राज्य किए उन्होंने भी कुछ बहुत सारी चीजों का अनाउंसमेंट किया है कि हम उन बच्चों को सहूलियत देंगे, उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, उन्हें पैसा देंगे, उन्हें स्कॉलरशिप भी देंगे, उन्हें शिक्षा पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब तमाम चीजें ऐसी चीजें देंगे। लेकिन सवाल यही है कि आपने जो डेटा मुहैया कराया वो तो इतना सा है और जो असली डेटा है वो बहुत ज्यादा है, और कितना तो ऐसा होगा जो अंडर रिपोर्टेड होगा, क्योंकि आज की डेट में भी कोविड का सर्टिफिकेट नहीं है लोगों के पास, और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक बच्चा रो रहा था, वो कहने लगा कि ये मुझसे कह रहे हैं कि आप ये साबित कीजिए, आप ये प्रमाणित कीजिए कि आपके फादर या मदर की मौत हुई है जो वो कोविड के कारण हुई है। अब वो बच्चा कैसे साबित करेगा? इस देश की संरचना, इस देश की व्यवस्था इतनी जटिल है कि यहां पर आम नागरिक को कोई स्थान नहीं है, और फिर ये लोग आ जाते हैं आपके दरवाजे पर, आपके द्वार पर कि आइए हमें वोट दे दीजिए, हम आपके लिए ये सब कर देंगे। और जब इनसे रिपोर्ट कार्ड मांगो तो रिपोर्ट कार्ड के नाम पर एक चुप्पी साध लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूक दर्शक हैं। बात यह नहीं है कि हम किसे सपोर्ट करते हैं, हम किसके समर्थक हैं या हम किसके फैन हैं। बात यह है कि ये लोग नेता हैं, ये अधिकारी जो हैं सरकार के या नेता हैं जो, ये इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए जनता के दरबार में। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये आके जनता को अपडेट करें, बताएं कि आखिर क्या है, क्या स्टेटस है, किस चीज का आपको कहां पे लाभ मिल सकता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। एक ही चीज इस देश में नियमित तौर पर होती है और वो है भ्रष्टाचार। अब जाते जाते एक बात का इशू और मैं उठाना चाहूंगा दोस्तों, वो संसद से जुड़ा हुआ है। संसद का सत्र चल रहा है मानसून का, आप जानते हैं। पेगासस का मुद्दा जो है, पेगासस का जो जासूसी कांड है, वो इस समय छाया हुआ है। पिछले एक सप्ताह से संसद में लगातार व्यवधान पड़ रहे हैं। क्या होता है कि विपक्ष हंगामा करता है, उस बीच मान लीजिए किसी दिन कोई बिल पास हो जाता है और फिर वो आधे से ज्यादा समय तक वो संसद का जो सत्र होता है वो स्थगित हो जाता है। संसद का सत्र का एक दिन चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और ये खर्च कोई नेता अपनी जेब से नहीं देता। ये नेता नहीं बल्कि आप और हम जैसे टैक्स पेयर्स देते हैं, या हमारे माता पिता जो टैक्स पेयर हैं वो देते हैं। ऐसे में इनको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप जाके वहां पर सिर्फ हंगामा कीजिए, और हंगामा करने के बावजूद वो सत्र नहीं चलेगा। अब यहां पर सवाल अगर विपक्षियों पर उठता है तो यहां पर सवाल केंद्र सरकार पर भी उठता है। पेगासस का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और अगर दोनों पक्ष पाक साफ हैं, अगर सरकार पाक साफ है, तो फिर सरकार एक बहस करा ले, इसमें क्या चला जाएगा। अगर आप 2 घंटे की, 3 घंटे की, या पूरा मान लीजिए एक दिन का आप कर दीजिए, बहस कर लीजिए, तथ्यों को रख दीजिए, अपनी बात रख दीजिए, विपक्ष को भी अपनी बात कहने दीजिए, तो फिर एक दिन के बाद ये खत्म कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये इसको खींचा जा रहा है, और जल्दी आप देखेंगे कि 13 अगस्त आ जाएगा और फिर संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा। फिर पता नहीं कब होगा, पता नहीं शीतकालीन सत्र होगा कि नहीं। ये है देश। किसान आज की डेट में कितना आधुनिक है सबको पता है। आज की डेट में किसानों के पास, उनके पास कितनी नई तकनीक पहुंची सबको पता है। कितना पिछड़ा है वो आज सबको पता है। किसान आंदोलन कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सत्ता को। साथ ही साथ 2 करोड़ जो रोजगार की बात थी, क्या वो मिले? नहीं मिले। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना था, बन गए? नहीं बने। अर्थव्यवस्था उल्टा और गर्त में चली गई। कितने लोगों का आपने जो ऋण है उसको माफ कर दिया, जो ज्यादातर कॉर्पोरेट्स हैं, ताकि आपका एनपीए ठीक हो जाए। ये वैसा ही है कि अगर मेरे को मैथ्स का कोई सवाल नहीं आता, अगर गणित का कोई सवाल हल नहीं करना आ रहा, तो मैं अगले दिन टीचर से नहीं पूछ रहा, या फिर उसे अगले दिन या 2-3 दिन बाद नहीं सॉल्व कर रहा, बल्कि उस पेज को ही फाड़ दे रहा हूं जहां पर वो लिखा हुआ है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, मैं जिस शहर में रहता हूं रुद्रपुर में, यहां पर 97 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हर तरफ पड़ता है, हर तबके पर पड़ता है, हर क्षेत्र में पड़ता है। सब्जियां महंगी होती हैं, तमाम चीजें, यातायात का जो साधन होता है सब महंगा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। जनता के असली मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है, कोई समन्वय, कोई संवाद नहीं है। सिर्फ
अपनी रोटियां सेकनी है, अपना ध्रुवीकरण करना है, अपनी तुष्टीकरण करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।